नमस्कार, डिजाइनर न्यूज़ के खास कार्यक्रम ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं QLS, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है शिक्षा का। मित्रों, आप सब जानते हैं कि कोरोना का कहर है। 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए हैं और जो बच्चे अब थोड़े दिन पहले स्कूल जाने लगे हैं, वहाँ भी ये चर्चा है कि 50% उपस्थिति के साथ स्कूल चलाए जाएं। फिर से एक नया वायरेंट आ गया है जिसे ओमिक्रॉन कहा जा रहा है। दूसरा वायरेंट है जिसे डेल्टा कहा जा रहा है। लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। हो सकता है और इस बात की पूरी आशंका है कि शायद स्कूल कॉलेज फिर बंद करना पड़ जाए। तो सवाल फिर ही उठेगा कि स्कूल कॉलेज अगर बंद हो जाएंगे तो उनका विकल्प क्या ऑनलाइन शिक्षा है। आज बहुत ज़्यादा ऑनलाइन शिक्षा की मांग है। देश और दुनिया की बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन कोर्सेज करवा रही हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करवा रही हैं, लेकिन फिर भी बार बार ये सवाल खड़ा किया जाता है कि क्या ऑनलाइन औपचारिक शिक्षा का, जो स्कूली शिक्षा है, जो कॉलेज की शिक्षा है, उसका विकल्प हो सकती है। ऑनलाइन शिक्षा के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ये तमाम बहुत सारे सवाल हमारे सबके मन में उठते रहते हैं, खासकर उन पेरेंट्स के मन में जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं और अभी स्कूल जाना सीखे भी नहीं हैं, जो स्कूल जाना चाहते हैं, स्कूल का जिन्होंने अभी तक चेहरा नहीं देखा, जिन्हें अभी स्कूल की डिसिप्लिन नहीं मालूम है, खेल के मैदान नहीं मालूम है, अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयरिंग करना नहीं आया है। वो तमाम पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं कि बिना स्कूल जाए हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मध्य प्रदेश की एक वरिष्ठ शिक्षाविद मौजूद हैं, लालिमा तिवारी जी। आप चौथराम स्कूल में रही हैं, एमराल्ड हाइट स्कूल में रही हैं और इंडस स्कूल की प्रिंसिपल रही हैं। पिछले 28 वर्षों से आप स्कूली शिक्षा में, महत्वपूर्ण स्कूलों में, प्रमुख स्कूलों में अध्यापन का काम कर रही हैं और एक बहुत ही जाना पहचाना हस्ताक्षर है स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में जिन लोगों को पहचाना जाता है, जाना जाता है स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में, उनमें लालिमा जी भी एक प्रमुख हस्ताक्षर है। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो कोरोना का माहौल है और पिछले 2 वर्षों से बहुत सारे बच्चे स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी स्कूल नहीं गए। केजी, जूनियर केजी से वो सीनियर केजी में आ गए और सीनियर केजी से फर्स्ट में आ गए, लेकिन उन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा। इन बच्चों के बारे में किस तरह से आप सोचती हैं? देखिए, स्कूल का तो कोई विकल्प नहीं है। बच्चा जब स्कूल जाता है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें सीखता है, क्योंकि एक व्यक्तित्व निर्माण के लिए, बच्चे के सर्वांगीण निर्माण के लिए उसे बहुत से लोगों से मिलना पड़ता है, उनके साथ एडजस्ट करना पड़ता है और बहुत कुछ। सिर्फ किताबी ज्ञान से एक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं हो सकता है। तो उन बच्चों के लिए केवल ये कहूँगी कि भले ही 2 साल से वो स्कूल नहीं गए थे, लेकिन ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा माध्यम से कुछ तो हम उनको ज्ञान दे पाए हैं। वो केवल ज्ञानार्जन कर पाए हैं, लेकिन ज्ञान से एक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं पर ये होता है। ऑनलाइन शिक्षा विकल्प तो है, क्योंकि अब जब स्कूल ही नहीं लगेंगे, हमारे पास दो बड़ा सवाल है कि बच्चा अपना व्यक्तित्व का निर्माण करे या अपना जीवन बचाए। क्योंकि बच्चों का जीवन अभी सबसे अमूल्य है। मोदी जी ने भी कहा कि छोटे बच्चों का जीवन बहुत अमूल्य है, हम उनकी परीक्षा के लिए उनका जीवन खतरे में नहीं डाल सकते। तो फिर हमको जाना पड़ेगा ऑनलाइन पर। तब आप ऑनलाइन शिक्षा को किस तरह से देखती है? जी, ऑनलाइन शिक्षा से बच्चे को, देखिए, एज एप्रोप्रिएट एजुकेशन होती है कि 3 साल के बच्चे को आज कम से कम अक्षर का ज्ञान होना चाहिए, 4 साल के बच्चे को शब्दों का ज्ञान आना चाहिए, शब्द पढ़ सके, लिख सके, इतना ज्ञान होना चाहिए। तो ऑनलाइन शिक्षा के द्वारा हम कम से कम ये नॉलेज तो उनको दे सकते हैं। आज वो अगर 3 साल का बच्चा है तो वो उस चीज़ से अलग नहीं रह पाएगा। आज 3 वर्ष के आयु में भी वह अक्षरों का ज्ञान पा सकता है, ऑनलाइन शिक्षा द्वारा ही पा सकता है। क्योंकि बच्चे माँ बाप से पढ़ना, माँ बाप को बच्चों को पढ़ाना या ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों को पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होता है। बच्चे इतने फेमिलियर होते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से, कि वो उनकी बात सुनते नहीं है, जिद करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो ऐसे में जब टीचर ऑनलाइन आकर पढ़ाती है तो बच्चों की मानसिकता पे फर्क पड़ता है। बिल्कुल, क्योंकि टीचर्स ट्रेंड होते हैं, उन्हें ट्रेनिंग ही दी जाती है कि आज एक 3 वर्ष के बच्चे को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, उसकी क्या मांगे होती हैं और किस ढंग से, मेथड क्या होता है, क्या जिज्ञासा है और किस मेथड से पढ़ाएं। क्योंकि आज देखिए, पेरेंट्स तो ये फेस कर ही रहे होंगे घर में। आज ज्ञान का तो भंडार था, इंटरनेट में तो सब सारा ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन पेरेंट्स अपने बच्चों को उस तरह से नहीं पढ़ा पा रहे हैं। आज उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वो चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द स्कूल खुले,
क्योंकि टीचर्स ही बच्चे को सिखा सकते हैं, उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है, वो बच्चे को समझते हैं कि इस पर्टिकुलर एज के बच्चे को क्या चाहिए और उसको कैसे सिखाया जा लेकिन सकता है। विदेशों में जितना प्रचार प्रसार ऑनलाइन एग्जाम का है जी। और ऑनलाइन एजुकेशन का है, जी उतना जल्दी, उतना यथाशीघ्र स्वीकार्यता या एक्सपेक्टेंस इंडिया में नहीं, भारत में नहीं। अभी हमारे भारत के पेरेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर उतने फेमिलियर नहीं हुए हैं, उतने उनको ऐसा उतने सरलता नहीं लगती कि हाँ ऑनलाइन एजुकेशन, उनको लगता है कि अभी भी स्कूल ठीक होना चाहिए। लेकिन अगर इतनी कठिनाई है तो उसमें ऑनलाइन एजुकेशन की महत्व को हम किस तरह से रेखांकित कर सकते हैं, और हमारे पेरेंट्स, भारत के पेरेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन को कब स्वीकार करेंगे सहजता से? मेरे ख्याल से अभी तो बहुत कुछ तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है, क्योंकि 2 साल, देखिए हम लोग एक वूका वर्ल्ड में रह रहे हैं जिसको हम बोलते हैं अनिश्चित काल। तो अभी हमें नहीं पता, 2 साल से जो हमने देखा, कभी किसी ने सोचा ही नहीं होगा, इमेजिन ही नहीं किया होगा कि हमारे जीवन में भी ऐसा वक्त आएगा, लेकिन परिस्थितियों ने हमें सिखा दिया। तो कहते हैं ना कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि अब हमारी ज़रूरत है, तो अब मुझे लगता है कि बहुत हद तक तो उन्होंने स्वीकार कर लिया है। और अब जैसे 6 महीने से सरकार कह रही है कि आप 50% उस पे अटेंडेंस पे बच्चों को स्कूल भेजिए, अभी भी पेरेंट नहीं भेज रहे हैं। अगर स्वीकार नहीं करे होते तो तुरंत जैसे ही डर तो लगता है। हाँ, तो डर, इस समय जी माहौल हाँ, जो है, और जिस तरह से डबल से एक दिन में डबल से भी ज्यादा पेशेंट आ रहे हैं, हाँ हाँ, और ये कहा जा रहा है कि ये जो छोटे बच्चों को जल्दी से अपनी चपेट में लेगा, जी जी जी, तो डर तो बहुत स्वाभाविक है। जी हाँ, जी जी, तो इसमें तो जाना ही पड़ेगा हमको ऑनलाइन बिल्कुल। में। हाँ, तो जाना ही पड़ेगा, और कम से कम डिसकंटिन्यू तो नहीं हुई, जो नॉलेज एक्वायरमेंट है उस वो डिसकंटिन्यू नहीं हुआ, वो निरंतर आपका चलता जा रहा है। इवन असेसमेंट भी हो रहा है। जो बड़े बच्चे हैं, जिनको हम, अगर मैं बात करूं 10वीं से ऊपर के बच्चे, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे या कॉलेज में आ गए हैं, जी, और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं, जेई देना चाहते हैं, नीट देना चाहते हैं, स्कूल उनके भी नहीं लग रहे हैं, तो उनके लिए तो ऑनलाइन वरदान है। बिल्कुल, बहुत, मतलब वो बस वही है कि उनको फोकस्ड रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और सेल्फ लर्निंग, सेल्फ डिसिप्लिन पे उनको बहुत जोर देना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो टीचर बहुत हद तक उनको गाइड करता है, सपोर्ट करता है, और उनको कई बार उनके पीछे पड़ता है कि नहीं, ये हमारा डेडलाइन है, 1 महीने में या 2 महीने में हमें ख़त्म करना है। लेकिन अब तो टीचर्स केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही उनको ये गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपको पढ़ना है। पर वरदान तो है, निसंदेह वरदान है। देखिए, एक तरफ तो औपचारिक शिक्षा है जी, और एक तरफ ऑनलाइन की शिक्षा है जी। अब इस दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन दे रही हैं। जी। तो ऑनलाइन एजुकेशन में QLS का भी एक नाम है। QLS बड़ी एक कंपनी है जो ऑनलाइन एजुकेशन देती है, लोगों को समझाती है। 24 घंटे आपके लिए एक्सपर्ट मौजूद हैं। स्कूल का एक टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे स्कूल लगेगा, लेकिन ऑनलाइन में तो आपको पूरा मटेरियल मौजूद है, टीचर्स मौजूद हैं, आप अपना सवाल करिए और आधी रात को जवाब ले लीजिए। जी, जी। तो ये कम से कम उन बच्चों को जो थोड़े से बड़े हो गए हैं, 10वीं से ऊपर के हैं, उनके लिए तो बहुत अच्छा साबित होगा। जी, बहुत अच्छा है, क्योंकि एक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई है। स्कूल में क्या होता है कि बच्चे का स्कूल के टाइम फिक्स होते हैं कि उसे 8 बजे से 2 बजे तक स्कूल जाना ही जाना है और वहाँ पढ़ना है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा से उसको फ़ायदा है कि वो जब चाहे तब शिक्षा ग्रहण कर सकता है। कि अगर आज मान लीजिए वो मान लीजिए खेलकूद तो अभी जा नहीं पा रहा है, लेकिन कोई फिजिकल एक्टिविटी करना चाहता है घर में, सुबह के समय 8 बजे करना चाह रहा है, तो वो वॉकिंग है, ये सब कर सकता है, और उसके बाद फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स में वो अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। तो ये तो फायदा है निसंदेह। और दूसरा फायदा ये भी ऑनलाइन में हो सकता है कि बच्चे स्कूल भी जाने लग जाए। मान लीजिए कि थोड़े दिनों बाद जब हम कोरोना को जीत लेंगे, ओमिक्रॉन खत्म हो जाएगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी हम इस सब पे विजय पा लेंगे, लोगों को वैक्सीन लग रही है, बच्चों को वैक्सीन लगने लगी है जी। तो जब आप एक जो ट्यूशन पहले हम किया करते थे, पहले हमें कोचिंग क्लासेस जाया करते थे, बच्चे स्कूल में पढ़ के आते थे, महंगे स्कूलों में पढ़ के आते थे, और उसके बाद कोचिंग क्लासेस जाते थे। PMT और PET की तैयारी के लिए बच्चे डमी स्कूल में एडमिशन लेते थे और सुबह से लेकर रात तक कोचिंग क्लासेस और पर्सनल ट्यूशन करते थे। उसका विकल्प हो गया ये ऑनलाइन। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप फोकस्ड रहते हो। जब कोचिंग क्लासेस जाते हो तो और भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका माइंड डेविएट हो जाता है, फोकस हट जाता है। और जब आप अकेले बैठ करके पढ़ते हैं तो ये सोच के ही बैठते हैं कि हमें ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। आज अगर आप टारगेट बना के बैठे हैं कि आज मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है या इतना टॉपिक करना है, तो आपको कोई डेविएट करने वाला नहीं होता है। तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा ये भी कि आपको जो स्कूल से आप जो ट्यूशन करते थे, वो स्कूल से आप घर आकर आपको एक
सप्लीमेंट, जी। सपोर्टिंग सप्लीमेंट भी आपको ऑनलाइन एजुकेशन से मिल सकता है अगर आपके पास सही प्लेटफॉर्म है तो। बिल्कुल, और इसमें ऑनलाइन में ये भी फ़ायदा होता है कि आप जितनी बार चाहे उतनी बार अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन कई बार कर सकते हैं, आप बार बार उसको रीप्ले कर सकते हैं एक ही टॉपिक को। क्योंकि कई बार जब बच्चा ट्यूशन में जाता है या कोचिंग में जाता है तो टीचर ने एक बार पढ़ा दिया, उसका टाइम हो जाता है ख़त्म। लेकिन ऑनलाइन में आपके पास वो मॉड्यूल है, रिकॉर्डेड है। तो आपने अगर मान लीजिए एक बार में नहीं समझ पाए तो आप उसको रिपीटेडली देख करके अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं, तो वो भी एक फ़ायदा है। क्या सावधानियां और क्या सुरक्षा और क्या किस तरीके से ऑनलाइन एजुकेशन पढ़ना चाहिए? पिछले 2 साल से आप हैं और बड़े स्कूल्स में आप प्रिंसिपल रही हैं, आपने भी अपने टीचर्स को भी तैयार किया, आप उन्हें क्या सलाह देती हैं, किस तरह से ऑनलाइन पढ़ाएं और किस तरह से बच्चों को सलाह देती हैं किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को लेना चाहिए? जी देखिए, फिर मैं ये कहना चाहूँगी कि अलग अलग बच्चों एज के बच्चों को अलग अलग तरह से डील करना होता है। छोटे बच्चे होते हैं तो हमें उनका वीडियो ऑन रखने के लिए हम उनको बार बार रिपीटेडली बोलते हैं, क्योंकि हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि अगर टीचर जो पढ़ा रहा है तो बच्चा सुन रहा है और फ्रेश है। कई बार शिकायत हमें आती थी कि बच्चे वीडियो नहीं चलाते हैं, तो कोई बच्चा लेक्चर ऑन करके सो रहा है या कहीं घूम फिर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम उनको वीडियो ऑन करने के लिए कहते थे कि आपको वीडियो ऑन करना कंपलसरी है, जिससे कि टीचर चेक कर सके कि बच्चा उनका लेक्चर देख। ये तो उसने अपना वीडियो बंद कर रखा है और सो गया जी वही, और टीचर बोले जा रही है। हाँ, तो इसलिए बच्चे का वीडियो ऑन रखना कंपलसरी हम रखते हैं, जिससे कि बच्चा जो पढ़ाया जा रहा है तो टीचर चेक करते रहे कि बच्चा ध्यान दे रहा है कि नहीं, और उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो बीच बीच में कुछ एक्टिविटीज़ हैं और क्वेश्चनर है वो करती रहती है, सवाल भी करती रहती है, सब करते रहते हैं। तो वो तो छोटे बच्चों का हो गया। अब जब हम बड़े बच्चों पे आते हैं तो उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके लिए भी टीचर्स को ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो वीडियो ऑन रखना आवश्यक है फिर से, क्योंकि देखिए एडोलेसेंट में बच्चे का ध्यान बहुत इधर उधर भटकता है, तो उस समय भी उसको फोकस रखने के लिए टीचर्स उनको बार बार, उनके साथ भी वही प्रणाली बार बार दोहराई जाती है, उनको ध्यान रखना पड़ता है। फिर हम कहते हैं कि जैसे स्क्रीन टाइम का, जैसे पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट होते हैं कि स्क्रीन टाइम है, बच्चों की आंखें ख़राब हो रही हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं कि आप थोड़ी सी एक जो मिनिमम दूरी होती है आंखों से आप बना करके रखिए। देखिए अब हम बच्चों को इन गैजेट से दूर तो रख नहीं सकते हैं, मतलब चाहे आज स्क्रीन टाइम की बात हो रही है क्योंकि आज हम उसको एज अ एजुकेशन टूल यूज़ कर रहे हैं। पहले भी बच्चे करते थे, चाहे कार्टून देखते हों चाहे गेम्स करते हों, तो स्क्रीन टाइम तो था ही, लेकिन अब हमने उस टूल को एक एजुकेशन टूल बना दिया है, एंटरटेनमेंट टूल के बदले। तो उतना ही स्क्रीन टाइम रहेगा बच्चे का, और बिल्कुल आंखों का ध्यान रखें, और हम बच्चों को बताते हैं क्या न्यूट्रिशंस लेने चाहिए, प्रोटीन्स लेने चाहिए, जिससे आपकी आंखें भी स्वस्थ रहें, आपका शरीर भी स्वस्थ रहे। मैं जानना चाहूँगा क्या न्यूट्रिशन और लेना चाहिए जिससे कि आंखों को अच्छा असर होता हो? जी, जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन जो होता है वो बहुत आवश्यक होता है, तो हरी सब्जियां हैं, जो सबसे अच्छी तो हरी सब्जियां ही होती हैं जो बच्चे को लेना चाहिए। आप देखेंगे कई जगह बच्चे हरी सब्जी खाना पसंद नहीं करते हैं, दाल वाल खाने से बच्चे बहुत चिढ़ते हैं, मना कर देते हैं। हाँ, तो जैसे दाल में भी प्रोटीन होती है, हाँ, सब्जियों में खाते हैं। जी बिल्कुल, वो फास्ट फूड खाना चाहते हैं। जी हाँ, तो जंक फूड है, तो हम उनको बार बार बताते थे कि आप जंक फूड मत खाइए, क्योंकि उससे आपका जंक का मतलब ही है कि कचरा होता है, दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो अब उनको न्यूट्रिशियस फूड खाना बहुत आवश्यक है, अपने शरीर का ध्यान देना, क्योंकि हेल्थ हमारे लिए आज जो भी हो रहा है ये सब बच्चे की हेल्थ को ध्यान में रखते हुए ही हो रहा है। और बच्चा स्वस्थ रहे, सबसे पहले तो हम यही चाहेंगे, उसकी लंबी उम्र हो, स्वस्थ रहे, और उसके बाद फिर ये जब शिक्षा जो उसके व्यक्तित्व विकास में निर्माण के लिए उसको सहायक होती है तब वो शिक्षा ग्रहण करे। तो ये सारी हम जानकारी बच्चों को देते रहते हैं। क्या ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों के पेरेंट्स भी साथ में बैठ सकते हैं और ये देख सकते हैं कि बच्चा उनका पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा और टीचर किस तरह से उनको पढ़ा रही है? जी हाँ, वो तो बिल्कुल, बल्कि हम तो बोलते हैं कि बच्चे पेरेंट्स बैठें, क्योंकि उन्हें देखना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है। क्योंकि देखिए एक बार बच्चा जब इन गैजेट्स के साथ बैठता है ना तो कहीं भी जा सकता है, इंटरनेट है ना, तो बच्चे का ध्यान तो भटकता ही है। तो रादर हम कहते हैं पेरेंट्स को कि आप बीच बीच में चेक करते रहिए कि बच्चा प्रॉपरली लेक्चर अटेंड कर रहा है, अपना वर्क कर रहा है, आपका चेक करना ज़रूरी है। और शुरू में हमें ये दिक्कतें आई भी थी कि कई बार कुछ पेरेंट्स ने बहुत शिकायत करी कि ये टीचर ने ऐसा पढ़ा दिया या ऐसा बोल दिया या ये कर दिया। तो देखिए टीचर्स के लिए भी एक चैलेंज था,
कई वो भी नहीं थी टीचर्स ऑनलाइन उनके को लिए भी लेकर। ऑनलाइन के लिए नया था, उनके लिए जैसे बच्चों के लिए था या पेरेंट के लिए, तो सेम टीचर्स भी वही चैलेंजेस को फेस कर रहे थे। तो इनिशियली दिक्कतें आई थी, फिर सब टीचर्स ट्रेन हो गए, बहुत अच्छे से फेमिलियर हो गए और बहुत ईज हो गए। क्योंकि देखिए कभी भी कोई कैमरे के सामने बैठता है तो थोड़ा सा एक कॉन्शियस जी। तो हो ही जाता है ना। तो वो तो टीचर्स हैं, तो जब वो टीचर देख रहा है कि मुझे इतने सारे बच्चे, तो खैर ठीक है, लेकिन पेरेंट्स भी देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है। लेकिन अब तो टीचर्स बहुत ट्रेन हो गए हैं और बहुत अच्छे से लेक्चर्स भी ले रहे हैं, तो हमें कोई और दिक्कत पेरेंट्स नहीं के लिए है। भी ये फायदा है कि वो भी अपना जी। समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, और जी वो हाँ। वहां से सीख के, टीचर से सीख के वो वो भी अपने बच्चों को बच्चों को सिखा होमवर्क रहे करा हैं। सकते जी, हैं। जी, जी। अपने बच्चों को खाली टाइम में जब राइट। कैमरा बंद हो जाए तो टीचर से जो सीख लिया वो बता सकते हैं। उनका तो, भी रिवीजन हो रहा तो है। उनका भी रिवीजन हो रहा है, और एक तरह से वो भी खासतौर से जो नई मम्मियां हैं, नई उम्र की जी। मम्मियां हैं, जी। वो तो बहुत जल्दी उसको अडॉप्ट वो भी करके और ट्रेनिंग अपने बच्चों को बाकी खाली समय में पढ़ा सकते हैं। पढ़ा तो इस तरह से सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा का जी, एक जी। लाभ ये भी है। जी, जी। लेकिन अभी दुनिया में इससे एक नया प्लेटफॉर्म खुला है ऑनलाइन शिक्षा से, कि आप भारत में बैठ के विश्व की बहुत ही अच्छे विश्वविद्यालयों की ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते जी हैं। हाँ, बिल्कुल। और आपके पास ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पर आप अपनी नई चीजें सीख सकते हैं, कोडिंग सीख सकते हैं, बहुत नया नया कर सकते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट के आपके बहुत सारे अवसर हैं। जी हाँ, जी जी। तो इससे जो आपने हमने बात जो शुरुआत की थी व्यक्तित्व से, तो ये भी तो व्यक्तित्व का निर्माण एक तरह से हो बिल्कुल, रहा है। क्योंकि कम्युनिटी बढ़ गई। पहले आपकी कम्युनिटी छोटी थी, आप जो स्कूल में जो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं, बस उन्हीं तक सीमित थे। लेकिन अब तो आप देश विदेश दूसरे शहरों के जो बच्चे हैं, आप अपना उनके साथ कॉम्पीट कर सकते हैं। आप जान सकते हैं कि आप किस लेवल तक आपके पास नॉलेज है, और प्लस उनसे भी सीख सकते हैं। देखिए बच्चों के पास बहुत सारी स्किल्स होती है, टैलेंट होते हैं, तो आप उन बच्चों से मिल सकते हैं। कुछ हो सकता है किसी को म्यूज़िक का शौक़ हो, किसी को पेंटिंग का शौक़ हो, या किसी को और भी कारपेंट्री का शौक़ हो, तो वो भी एक दूसरे से सीख सकते हो, वो एक दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली कम्युनिटी तो अब बहुत वास्ट हो गई है उसके लिए। अब तो द होल वर्ल्ड इज ओपन फॉर द चाइल्ड। पहले जो एक सीमित था, ऑनलाइन शिक्षा से ये फायदा हुआ है कि हो गया। वो कहीं भी जाकर किसी भी स्कूल में किसी भी बच्चे कोर्स से से अपने आप को जुड़ interact- सकता है, हाँ, और सीख सकता है, वहाँ एडमिशन ले सकता है। जी हाँ, इवन टीचर्स भी उसके लिए अब बहुत चॉइस बाय चॉइस हो गए हैं। कि अब जैसे पहले तो ये होता था कि स्कूल में जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो बस उन्हीं से वो पढ़ रहा है बच्चा। लेकिन मुझे तो लगता है कि फिजिक्स फलानी मैडम अच्छा पढ़ाती तो मैं उनसे जुड़ सकता हूँ। उनका भी, हाँ बिल्कुल, मैथ्स फलाने सर अच्छा पढ़ाते तो तो मैं सीधे उनसे वहाँ जुड़ जाऊँ। सकता हूँ, चाहे वो आपके शहर में हो या दूसरे शहर में हो दुनिया में या कहीं भी विदेश में हो, कहीं भी हो। तो ये ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत बेहतर उपयोग हो सकता है बहुत अगर अच्छा। उसको सही तरीके से समझा जाए और जी, किया जी, जाए। जी। लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल के लिए भी ये फायदेमंद है ऑनलाइन एजुकेशन, हाँ, इस मायने में जी। कि स्कूल के एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा जो है बहुत कम हो रहा है। बसों में डीजल, लाखों रुपए का डीजल लग जाता था, वो नहीं लगेगा। आपको स्टाफ रखना पड़ता था छोटे छोटे बच्चों को संभालने के लिए, बाइयाँ आया रखना पड़ती थी, रसोई का काम। तो ये स्कूल के लिए भी फायदेमंद है ऑनलाइन एजुकेशन। सर देखिए, हमारे पास जो लोग हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें इतनी जल्दी तो हम नहीं हटा सकते, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। जितने लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े रहेंगे उतने लोगों को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया। तो हम तो चाहते हैं कि स्कूल रहे और ये सारे एम्प्लॉयड रहे, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या बढ़ जाएगी। और वो क्या काम करेंगे? दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पैदा दूसरी होंगी। प्रॉब्लम आएंगी, है जी ना। हाँ। तो वो हम कभी नहीं चाहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड रहें। तो ये खर्चा तो इतना हमने नहीं सोचा है। अभी तो हमारा फोकस पूरा शिक्षा पे है कि बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा कैसे दे सकें, वो फोकस ज़्यादा है। खर्चे का भी उतना नहीं सोचा है। हाँ, फेस बहुत किया है और बहुत प्रॉब्लम्स भी हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे अब उनसे उबर रहे हैं हम लोग। और ये ऑनलाइन एजुकेशन से अगर इस तरह का कोई एक कैप्सूल बने कि स्कूल भी खुले और स्कूल के बाद टीचर ऑनलाइन पे उपलब्ध रहे, उनके बताए हुए लेक्चर ऑनलाइन पे उपलब्ध रहे, तो वो आप क्या सोचती हैं कि उससे विद्यार्थियों की गुणवत्ता का सुधार होगा? बिल्कुल, निसंदेह। और ये तो हो ही गया। अब आप मान के चलिए कि एक हाइब्रिड एजुकेशन जो हम बोलते हैं, हाइब्रिड लर्निंग हो गई है, कि जिसमें दोनों रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन मटेरियल अवेलेबल रहेगा। और आने वाले समय में भी ये ऑनलाइन शिक्षा बंद नहीं होने वाली, क्योंकि जैसे हमने अभी उसके फ़ायदे देखे कि आप कितना विस्तृत हो जाता है आपके सीखने के लिए और इतने एवेन्यूज़ खुल जाते हैं, तो ये तो रहेगा।
और ये कभी जाने वाला नहीं है और दोनों रहेंगे। कॉम्बिनेशन के साथ कॉम्बिनेशन के साथ काम करना पड़ेगा आपको। क्या आप स्कूल भी जाएं, अपनी कोचिंग क्लासेस वगैरह भी जाते हैं वो भी जाएं, लेकिन साथ ही साथ जो है वो ऑनलाइन पे जो कोर्सेस हैं और जैसा QLS आपको उपलब्ध कराता है, नई विधाएं उपलब्ध कराता है, नए कोर्सेज उपलब्ध कराता है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आपको एक्सपर्ट्स की ओपिनियन QLS के माध्यम से मिलती है, तो वो निश्चित रूप से विद्यार्थी के बौद्धिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के लिए का लाभदायक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बहस ये बार बार उठती है, मैंने शुरुआत में भी थोड़ा सा आपसे हल्का सवाल किया कि लोग ऑनलाइन शिक्षा का विरोध भी इस मायने में कर रहे हैं कि भाई जब तक बच्चा किताब नहीं पढ़ेगा, जब तक बच्चा कॉपी लेकर नहीं लिखेगा और टीचर्स को अपना होमवर्क चेक नहीं कराएगा, तब तक जो है वो कैसा विद्यार्थी और कैसी उसका विद्यार्जन या ज्ञानार्जन होगा जी। तो क्या ये संभव है कि बगैर किताब के और बगैर होमवर्क के हम बच्चों को ऑनलाइन के ज़रिए वो उस लेवल की ज्ञान और जिज्ञासा दे सकें जो हम स्कूल में देते हैं या कॉलेज में देते हैं? सर देखिए, हम जैसे बोलते हैं ना, सीखने की 3 स्किल्स होती है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। तीनों स्किल्स आवश्यक होती है। क्या लिखने से बच्चा, कई बार आपने देखा होगा कि कई बच्चों की सीखने की तरीके भी अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा केवल सुन करके सीख लेता है, कोई बच्चे को जब तक कि वो रीड नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख पाएगा। कोई बच्चा होता है कि जब वो लिख करके प्रैक्टिस करता है तब वो सीखता है। कुछ बच्चे होते हैं कि उनको वीडियो देख करके वो सीख जाते हैं बहुत जल्दी। तो देखिए, हर बच्चा यूनिक है। हम बोलते हैं एवरी चाइल्ड इज़ यूनिक फॉर अस। तो अगर सिखाने का तरीका एक ही, प्रॉब्लम तभी आती है कि सिखाने का तरीका एक ही हो, क्योंकि बच्चे की सीखने की तो क्षमता अलग अलग है ना, वो अलग अलग ढंग से सीखता है। तो अब ऑनलाइन से हमें ये फ़ायदा हो गया है कि बच्चा देख करके वीडियो से सब सीख सकता है, लेकिन लिखने का तो विकल्प नहीं है सर, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमें अगर किसी भी भाषा पर सिद्धस्त होना है, कोई भी भाषा सीखनी है, तो जब तक हम लिखते नहीं है, कई बार हमारे विचारों को हमको पन्नों पे उतारना होता है, राइट, इमेजिनेशन को पन्नों पे उतारना होता है। उसी तरह आपने जो नॉलेज लिया हुआ है, जब तक कि हम उसे लिखेंगे नहीं तो बच्चा उस पर एक्सपर्ट कैसे हो सकता है? राइटिंग स्किल उसकी तो राइटिंग स्किल भी कैसे डेवलप तो होगी? ऑनलाइन क्या राइटिंग स्किल को रोकती है कि बढ़ावा देती है? नहीं, रोकती तो नहीं है। मतलब वो वही तरीका है। फिर आप या तो जैसे हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, आजकल तो बहुत सारे गैजेट्स आ गए हैं कि आप बोल करके भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि इसका स्वरूप थोड़ा सा बदल जाएगा। तो आप ऑनलाइन पढ़िए लेकिन लिखना भी जारी रखिए। हाँ, लिखना जारी रखिए। ऑनलाइन पढ़िए और फिर उसको रिवाइज करने के लिए खुद लिखिए कि आपने क्या सीखा, क्या समझा। एक्सपर्टाइज तो लिखने से ही आएगी, तो उससे आपका होमवर्क भी हो जाएगा और आपको याद भी पक्का हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आपका एक वास्ट एक्सपीरियंस है शिक्षा जगत में, मैं जानना चाहूंगा कि ऑनलाइन एजुकेशन को और बेहतर कैसे बनाया जाए? मेरे ख्याल से कंटेंट उसका सही होना चाहिए, क्योंकि देखिए, बच्चा तो आपने जो उसको कंटेंट दे दिया, बच्चा वही पढ़ेगा। अब वो सही है कि गलत है ये बच्चे को नहीं पता। किताबों में भी कई बार हम लोग, बहुत सारे पब्लिशर्स की हमारे पास जब बुक्स आती हैं, हम उनको देखते हैं कि क्या कंटेंट है उसमें, तो कई बार उनमें भी गलतियां होती हैं, राइट। तो बच्चा कहीं कोई गलत चीज़ ना सीख जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे के दिमाग में ये बात रहती है कि जो मेरी टीचर ने कहा वो सबसे सही है। बिल्कुल सही है। वो कई बार मम्मी से लड़ लेता है, पापा से लड़ लेता है, नहीं हमारी टीचर ने तो हमको ये सिखाया था, हमारी टीचर ने तो ये बताया था। जी, क्योंकि क्या होता है, टीचर्स बहुत सारी जगह से लिख करके, पढ़ करके, कि उसका सारा टाइम, उसका ध्यान उसी में रहता है कि आज मुझे कोई चीज़ बच्चे को सिखानी है तो मैं 10 जगह से सीख लूँ कि उसको बेहतर ढंग से मैं बच्चे को कैसे सिखा पाऊँ। तो वो कोशिश करता है कि बच्चे को सही ज्ञान दे, अच्छे ढंग से दे, एक यूनिक तरीके से दे जो बच्चा सीख सके। तो लेकिन ऑनलाइन में अब हमें नहीं पता कौन चेक कर रहा है, व्हाट इज़ द क्वालिटी चेक। तो इसलिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगी पेरेंट्स को भी कि अगर वो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बच्चा सेलेक्ट करता है तो ये सुनिश्चित ज़रूर कर लें कि उसका जो कंटेंट है वो अच्छा होना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो और इसीलिए QLS का हम जिक्र करना चाहेंगे। QLS उसी कंटेंट्स के लिए कि जो उसकी संदर्भ सामग्री है, रेफरेंस मटेरियल है, वो QLS का बहुत जोरदार है, बहुत ही गुणवत्ता वाला है, बहुत ही उच्च स्तरीय है। तो आपको किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जिसमें मटेरियल, स्टडी मटेरियल जो है वो बहुत ही एक नंबर का हो और बहुत ही हाई लेवल का हो, ताकि आप जब वैश्विक स्तर पर ग्लोबली कोई कॉम्पीट करे किसी चीज़ को, तो आपका बच्चा
कमज़ोर ना साबित हो। जी बिल्कुल। मैडम, ये आपका जो अनुभव है उसका लाभ लेते हुए मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि एक तो ये मेंटल एजुकेशन हो गई जो ऑनलाइन से है, लेकिन थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटीज़ और बच्चे का और ख़ासतौर पर युवा बच्चों का जो 10वीं के हैं उनका मन बना रहे, इसलिए उनको कितनी देर कंप्यूटर के सामने या मोबाइल सामने रहना चाहिए, फिर कैसा ब्रेक लेना चाहिए, गैप लेना, क्या एक सिस्टम, एक पद्धति क्या होनी चाहिए? जी देखिए, यहाँ पर भी जो स्कूल्स हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। उन्होंने कुछ योग क्लासेस हैं, एक्टिविटी क्लासेस हैं, अपने जो उन्होंने टाइम टेबल बनाया हुआ है ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा, तो वो उन्होंने रख रखा है कि बच्चों को सुबह जब स्कूल मतलब उनके लेक्चर्स स्टार्ट होते हैं उसके 15 मिनट पहले वो प्राणायाम कराते हैं और थोड़ी सी योग एक्सरसाइज करवाते हैं बच्चों को, और फिर 40 मिनट का जो कि एक लेक्चर होता है उनका, फिक्स टाइम होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसके 40 मिनट के बाद लर्निंग में सैचुरेशन आने लगता है। तो इस नॉर्मली आप देखेंगे कि जो टाइम टेबल बनाया जाता है तो 40 मिनट का ही लेक्चर रखा जाता है। कॉलेज में भी 40 मिनट का होता है, स्कूलों में भी 40 हाँ, मिनट तो का। ये खास एक साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों 40 मिनट का लेक्चर दिया जाता है। तो सेम ऑनलाइन क्लासेस में भी उनको ब्रेक दिया जाता है हर लेक्चर के बाद में, और चूँकि ये बहुत ज़्यादा इसमें हम फोकस रहते हैं, स्क्रीन में एक्सपोज्ड रहते हैं, तो ब्रेक हम थोड़ा लंबा दे देते हैं, 15 मिनट का ब्रेक दे देते हैं बीच बीच में लेक्चर्स के। और दूसरा होता है कि अगर बच्चा लगातार एक ही पोस्चर में बैठा रहेगा तो उसकी गर्दन दुखने लगती है या उसकी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में दर्द होने लगता है, तो हम उनको बताते हैं कि कुछ नेक एक्सरसाइजेज होती हैं, घूम फिर आए, घर में घूम लें, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा ध्यान इधर अपने पेरेंट्स से बात कर लें, थोड़ी सी कुछ खा लें, आई बॉल्स की एक्सरसाइज कर लें और नेक एक्सरसाइज कर लें, और उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे, समय इसकी आदि जरा, बहुत ही एक रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा आपसे हो रही है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जिज्ञासा हैं जहन में जो मैं आपसे करना चाहता था। क्या आप ऑनलाइन एजुकेशन को आधुनिक शिक्षा में एक क्रांतिकारी परिवर्तन मानती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही क्रांतिकारी है, क्योंकि देखिए जब पिछले 2 वर्षों से पूरी दुनिया थम गई थी और सब बंद पड़ा हुआ था, केवल शिक्षा जगत ऐसा था, शिक्षा ऐसी थी कि जो निरंतर चल रही थी, उसमें कोई ब्रेक नहीं आया, और ये किसके माध्यम से हो सका? केवल ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हो सका। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और मैं चाहूँगी कि ये ब्लेंड होकर के एक नई तकनीक है जो एक शिक्षा जगत में इसका पदार्पण हो चुका है, और लोगों को अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आती जाएगी, अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो वृद्ध हों, उनको अब इस टेक्नोलॉजी से तो अलग नहीं किया जा सकता। ये अब हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। बहुत धन्यवाद लालिमा जी आपका, और आपने बहुत सही जानकारी दी और बिल्कुल सही कहा कि अब हम ऑनलाइन हमारे जीवन का हिस्सा बन गया है, हमारे शिक्षा जगत का हिस्सा बन गया है, हम इसको अलग नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर ये होगा कि हम जो फॉर्मल एजुकेशन है उसके साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन को भी अडॉप्ट करें, और एक ऐसा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा संयोजन बनाएं कि जिसमें फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन भी हमारे से जुड़ जाए, तो हम अपने बच्चे को और या स्वयं अपना भी सर्वांगीण विकास कर पाएंगे, सप्लीमेंट उसको पूरा दे पाएंगे। और जैसा कि मैडम कह रही थी कि जो कोर्स है, जो कंटेंट्स हैं, जो रेफरेंस है, वो बहुत ही आला दर्जे का, बहुत ही उच्चतम स्तर का, गुणवत्ता वाला होना चाहिए, ताकि कंटेंट्स अगर ठीक नहीं होगा तो बच्चे को या जो विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहा है उसको उतना लाभ नहीं मिल पाएगा। तो कंटेंट्स पर ध्यान दें, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुनती हैं वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसके साथ बहुत ही सीनियर स्कॉलर्स जुड़े हुए होना चाहिए, उसके जो फैकल्टीज़ हैं वो बहुत ही अच्छी गुणवत्ता वाली और अनुभवी होनी चाहिए, तभी आपको कंटेंट्स अच्छा मिलेगा, रेफरेंस अच्छा मिलेगा। और इसीलिए हम जिक्र कर रहे हैं QLS का, जो बहुत ही अच्छी फैकल्टीज़ के साथ आपको अच्छी स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराती है। आपको हमारा ये डिस्कशन कैसा लगा, ये परिचर्चा कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए डिजाना न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार।